नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बस अब इन कुछ दिनों में फिजिक्स का वैसा कौन सा टॉपिक है जिस पे कि अभी हमें फोकस करना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर हो गए 30 से 25 और डिफ़िकल्टी लेवल हो गया है हाई। तो मेरा चैप्टर बांटने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं किसी भी टॉपिक को इजी और हार्ड बेसिस पे नहीं बांटने वाला, क्योंकि ये एनटीए का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम रोटेशन को हार्ड मानते हैं, कैनामेटिक्स को इजी, लेकिन आप देखें तो रोटेशन से बहुत बार इजी क्वेश्चन आ गया एज कम्पेयर टू कैनामेटिक्स। हमको ये लगता था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो इंस्ट्रूमेंट वाला आता है टॉपिक वो बार बार आता है, तो आप उसके क्वेश्चन तुरंत बना दोगे। मीटर ब्रिज में वेटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पोटेंशियोमीटर में रेशियो ऑफ लेंथ और वो सर्किट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब उसमें भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया। और एक बात और कि आप अभी ये भी नहीं कह सकते कि इस चैप्टर के इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, या ऐसा कि इससे नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए का पेपर आप देखें तो वैसा वैसा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ पूछ दिया गया है, मतलब कि जिसको कि हम छोड़ देते थे, मतलब कि उसको पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन वैसा टॉपिक से क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आप टॉपिक वाइज या डिफ़िकल्टी वाइज ना जाके उससे अच्छा ये होगा कि आप अपने प्रिपरेशन के बेसिस पे टॉपिक सेलेक्ट करें। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे कि देखो बच्चों, इससे 3 क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएगा, जो कितना हुआ 10। देखो 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना दोगे, और आप यूट्यूब वीडियो देखते देखते ही IIT बॉम्बे पहुंच जाते हैं। फिर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो उस वीडियो में बोला गया, ना कि वो जो आप खुद किए, आप खुद पर हैं। मतलब यदि कोई यूट्यूब वीडियो या कहीं भी बोला जा रहा है कि देखो ये टॉपिक है, इसको पहले करो, इससे ज़्यादा मार्क्स उठते हैं, और आप हार्ड टॉपिक पर हैं, अब वहाँ पे बोला गया है कि देखो ये हार्ड टॉपिक है, ठीक ना, तो इससे जो है कम क्वेश्चन आ सकते हैं या इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, पहले ये टॉपिक कर लो। आप क्या कर रहे हैं कि हार्ड टॉपिक छोड़ के आप ये टॉपिक की तरफ मूव कर जा रहे हैं। इससे आपका नुकसान होगा। हो सकता है जो इजी टॉपिक हो उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाए, और जो आपका हार्ड जो टॉपिक आप पढ़ रखे हैं उससे इजी क्वेश्चन आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा हूँ ना इतने दिन में वही सही है, ठीक है, वही बेस्ट है, और एग्ज़ाम में आपका वही काम देने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि यदि आप इजी टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं कभी भी, और आप उसको पढ़ पढ़ के मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दीजिएगा, तो बन भी जाएगा तो भी ना उसमें गलती होने का चांस बहुत अधिक होता है। तो मैं बस कुछ टॉपिक्स आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, उसके पीछे का रीज़न ही बताऊँगा, लेकिन कंफर्म कोई नहीं कह सकता, ना ही मैं कह सकता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता है कि देखो इसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लो, ये लो इतने मार्क्स आ गए आपके, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो देखो होता ही है ना कि जब हम शुरू कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, शुरू के कुछ चैप्टर सभी लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है बाद में फिर वो धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते रहती है, और टॉपिक्स भी ना थोड़े कॉन्सेप्चुअल आने लगते हैं। तो जो शुरू के टॉपिक होते हैं वो सब पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, जैसे कि यूनिट डायमेंशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, वेक्टर हो गया, कैनामेटिक्स हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये सब क्या है ना, ये सब टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी आता है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहता है हम लोग में। तो ये टॉपिक जनरली हर लड़का पढ़ता है, ठीक है। तो और फिर जो क्या होता है, इससे सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन जो है कुछ लड़कों को डिफिकल्ट लगता है, जैसे यहाँ पे आने पे। तो सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे यही कहूँगा मैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि एक वेक्टर है और एक एनर्जी कंजर्वेशन है, और जो आप पहले दोनों पढ़ चुके हो, जैसे वेक्टर भी आप पढ़ चुके हैं पहले भी, और वर्क पावर एनर्जी में आप एनर्जी कंजर्व करना सीख चुके हैं। तो इसमें सिर्फ यही है, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सिर्फ यही है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक ना करना बहुत सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट डायमेंशन का यूज़ तो हमेशा हो रहा है, केमिस्ट्री में भी आप यूज कर रहे हैं इसको, और पूरा थ्रू आउट फिजिक्स आप इसका यूज करते आए हैं। फिर वेक्टर का भी उस वही है, फिर काइनेमेटिक्स का भी वही है, जितना ही मैकेनिक्स है सारा में यूज होता है वो, यहाँ तक कि जो नहीं है उस पार्ट में भी इसका यूज होता है, काइनेमेटिक्स सबका, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और मतलब कि ये हर कोई करता है, ये आप कर सकते हो, ठीक है।
अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो थोड़े थ्योरी बेस्ड है, और हम जनरली उसको 12th बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, और उसके हेल्प से बोर्ड में स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक को भी हर कोई पढ़ता है, क्योंकि भाई जेई निकालना हो या नहीं, बोर्ड तो सबको देना ही है, बोर्ड तो सबको देना है, आप जेई के लिए ना पढ़ो। तो ये टॉपिक है जैसे ज्योमेट्री ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स भी आता है इसी में। और मैग्नेटिज्म, वो करंट वाला नहीं, ये मटेरियल वाला, इसमें कि बार मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेटिज्म है। तो ये सब जो है थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, और इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपका ये पहले से पढ़ा हुआ भी है, और हर कोई ये पढ़ता भी है, क्योंकि बोर्ड सबको जो देना है, मैं पहले ही बोला। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में कुछ टॉपिक को ऐसा टॉपिक चुना हो ना जो कि बोनस टाइप के हैं, जैसे कि बोनस इन द सेंस कि वो दोनों तरफ से आपका काम करेंगे। जैसे कि आप यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो ना, तो फिर आपका ग्रेविटेशन हो जाएगा, और मैं ये बोलूँगा कि यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन दोनों मिला मिला के पढ़ो, आप फार्मूला दोनों का एक साथ पढ़ो। फिर आता है दूसरा टॉपिक में लिया केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यदि आप केटीजी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, इसका फ़ायदा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। वहाँ भी गैसेस का रूल है, वहाँ पे भी अलग है, तो केटीजी का यूज आपका वहाँ भी होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जितना इंपॉर्टेंस इसका फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंस इसका केमिस्ट्री में भी है, और दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मतलब ऐसा कोई बोल सकता है कि कैसे डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। भाई सिर्फ एनर्जी, सिर्फ साइन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। हीट लॉस, हीट गेन, वर्क डन बाय सराउंडेड, वर्क डन बाय सिस्टम, सिर्फ यही डिफरेंस है, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो साइंस चीज़ है, साइंस ना, वो कुछ भी हो, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका मेन थ्योरी है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका जो बेसिक्स होगा ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो यदि आप हीट एंड थर्मो पढ़ते हैं फिजिक्स का, तो फिर आपका केमिस्ट्री का भी मतलब कि आपको आइडिया मिल ही जाएगा, और आपका हेल्प करेगा ही वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का भी वही है, यदि आप देखो, यदि आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो इसमें चैप्टर आता है लास्ट में रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसमें आता है हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम। तो ये जो भी है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो यदि आप ये टॉपिक कर लेते हो मॉडर्न फिजिक्स के, तो फिर मतलब आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उसका भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि यदि फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, उसमें भी यदि बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना हो ना, तो उसमें हम रेडियो एक्टिविटी वाला डाल देते हैं कॉन्सेप्ट। आप उस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे इस केमिस्ट्री में। और फिर अब आपका तीन तरह का हो गया। एक हो गया वो जो कि आप शुरू में आए थे, एक्साइटमेंट में बहुत सारा पढ़े, अब पढ़ने मज़ा भी आया है, एनएलएम काइनेमेटिक्स, वो सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वो टॉपिक हो गया। दूसरा वो हो गया जिसको कि आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड देना है, बोर्ड में आपको पास करना है, बोर्ड में आपको थ्योरी लिखना है, तो आपको पढ़ेंगे ही। तो ये टॉपिक हो गया दूसरा। और थर्ड हो गया जो बोनस पार्ट है, जिसको कि यदि आप पढ़ लेते हैं तो उससे